हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखे विद आतिका। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपीएसएससी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर और ये शिफ्ट जो है ये सुबह की है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो भी आपको एग्ज़ाम देना है उससे पहले उस एग्ज़ाम के आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो जो पेट का एग्ज़ाम होता है ये 2 घंटे का होता है और इसमें जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो 100 नंबर के होते हैं और 100 सवाल होते हैं 100 नंबर के, यानी एक सवाल 1 नंबर का होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आपने 4 सवाल को गलत किया और एक सवाल सही किया तो जो सही किया वो भी आपका नंबर कट जाएगा, और अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो कोई अंक नहीं कटेगा ना ही जुड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद ऑफिशियल जो आंसर की है, जो बोर्ड ने माना है उसी आंसर की के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 1 से 5 तक, यानी जो 1 से 5 क्वेश्चन होंगे उसका जो ग्राफ है वो ये है। ग्राफ में दिया गया है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों यानी ABCD और ई की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD है और ये गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। ये प्रतिशत दिया हुआ है 100% में से 30% ये, 20 ये, 25 ये, 20 ये, 15 ये, ऐसे करके। फिर पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात क्या है उनके बारे में दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो पुरुष और महिला ये हैं, और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो पुरुष और महिला ये हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है वो है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप जब यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे और ये करेंगे, आंसर करेंगे, तो इसमें जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो होगा 5 मिलियन। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्य डी की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ये ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 2.4 मिलियन। फिर इसके बाद में आपका है तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.8 मिलियन। फिर इसके बाद में आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं जो हैं वो 1.8 मिलियन हैं। तो इसे जब आप हल करेंगे तो इसमें निकल कर आएगा 3.55 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है। तो किस अनुपात में होगी, तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप ये जो 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको आप यहाँ देखिए, फिर उसके बाद में आप उसका आंसर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका रेशो निकल कर आएगा यानी अनुपात निकल कर आएगा वो होगा 1 नहीं बल्कि 1:2। फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
6 में पूछा गया है आपसे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो मगध है या कुरुक्षेत्र है, कन्नौज है या पाटलिपुत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्नौज। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है मुगल है, नायक है, मराठा है, ब्रिटिश है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मराठा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यानी किसका इस्तेमाल, कौन सी नक्काशी या किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था उसके बारे में बताना है। तो जो क्वेश्चन 8 है इसमें आप का आंसर क्या होना चाहिए, लकड़ी का नक्काशी, मोम लुपाई ढलाई, पत्थर का नक्काशी या हाथीदांत नक्काशी। आपको क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, पुनपुन, निरंजना, गंगा या गंडक। तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंजना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ जो ऑप्शन है आपका है ए बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, या महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, या कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो ये अंग्रेजी है या संस्कृत है या इनमें से कोई नहीं या हिंदी है। इसका जो सही आंसर है वो होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी के बारे में उत्सुकता दिखाई थी। फिर इसके बाद में आता है 12वां क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो ये कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं या हजरत मोहानी हैं या मकबूल अहमद आज़ादी हैं या विपिन चंद्र पाल हैं। बताइए आप क्या है, आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक लग रहा है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो इसका सही आंसर है वो है हजरत मोहानी। ये प्रथम कार्यकर्ता थे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले। फिर 13 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं, या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो करने वाले थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14वां, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो इसमें आप कौन सा बताएंगे, ये हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। सही आंसर आप बताइए, जल्दी से सोचिए क्या होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए इन्होंने खिलाफत मुद्दे को उठाने का पीछे महात्मा गांधी का ये निर्णय था, मुख्य कारण ये था।
फिर क्वेश्चन नंबर 15वां है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो संघीय बैंक की स्थापना था, या शक्ति का विभाजन था, या प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी, या प्रांतीय स्तर पर देश शासन का उन्मूलन था? जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। फिर इसके बाद आता है आपका सवाल नंबर 16वां। सवाल नंबर 16वां है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ये इसका जो आंसर है ये 24 होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, या 12 या 30। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24। फिर इसके बाद में आता है कि 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो आप यहाँ देखेंगे कि मृत्यु भी है जनसंख्या परिवर्तन का घटक, और जन्म भी है, और प्रवसन भी है, लेकिन जो रुग्णता है ये नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा सही होगा जवाब, तो ये सही है। फिर इसके बाद में आता है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिलवासा है, पोर्ट ब्लेयर है, करवत्ती है, या आइजॉल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कवरत्ती। सॉरी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो वो क्या होना चाहिए? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, या गोवा है, या थार मरुस्थल, या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो थार मरुस्थल है, क्योंकि जहाँ दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर कब पाया जाएगा? थार में, यानी जहाँ रेत हो, मरुस्थल हो। फिर क्वेश्चन नंबर 20वां है कि निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है निजी क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर 2 है इनमें से कोई नहीं, या तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, या चौथा है राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है निजी क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 21वां आता है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्या है? पृथ्वी का जो ग्रह है उसके फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या है? अमेजन वर्षा वन है, या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन है, या टेगा वन है, या टुंड्रा वन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेजन वर्षा वन। फिर इसके बाद में आता है आपका 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन ये आपका जो आंसर दिया हुआ है ये 1 पे दिया हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना, या पांचवी पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना, या छठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर आता है आपका 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में कहा गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये वैश्वीकरण था, या इनमें से कोई नहीं, या राजकोषीय नीति सुधार, या मौद्रिक नीति सुधार? बताइए आपको क्या लगता है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैश्वीकरण। फिर इसके बाद में 24वां नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका है, ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीज कुरियन, या सेम पित्रोदा, या डॉक्टर अरुण कृष्णन, या SS स्वामीनाथन? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से।
तो इसका जो सही आंसर है वो है एस स्वामीनाथन। फिर इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है बैंकिंग विनियम अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं, या बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, या भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व के हस्तांतरण अधिनियम। इसका जो सही आंसर है बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैंकिंग कंपनियां अधिनियम उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। फिर क्वेश्चन नंबर जो 26वां है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या वाक और अभिव्यक्त स्वतंत्र का अधिकार। बताइए आपको क्या आंसर लग रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अधिकार शामिल है वो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27। उसमें पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें आपके ऑप्शन है न्यायपालिका, विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं, या जनता। तो 27वां को जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो है विधानमंडल। अगर आप अभी सवाल का जवाब सही से नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको इसमें भी इस वीडियो के साथ सॉल्व कीजिए, और ये वीडियो जब एंड हो चुके तो अब इसकी जब पीडीएफ आपको मिले तो उस पीडीएफ पर आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपको कितने नंबर मिलते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके आप और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सही आंसर करते जाइए। और तो क्वेश्चन नंबर 28 पे अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है एकल नागरिकता, या सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, या लिखित और विस्तृत संविधान, या द्विस्तरीय सरकार। तो 28 का जो सही आंसर है वो है द्विस्तरीय सरकार। चलिए अब जो क्वेश्चन होंगे उसके सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे करेंगे जब सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आंसर होगा मैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो 29वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, यानी ये कहाँ से लिया गया था, किस कंट्री से लिया गया था, किस देश से लिया गया था। तो ये आपका जो ऑप्शन ए होगा ये सही होगा, आयरलैंड से लिया गया था। फिर इसके बाद में आता है आपका 30वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसमें जो है पानी का भाप में रूपांतरण जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, और सारी रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसके बाद में आता है 31वां क्वेश्चन कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मसूड़ों। ये तो सभी को पता होगा, पायरिया दांतों में हो जाता है, मसूड़ों में। फिर इसके बाद जो 32वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है पौधों में। इसके बाद में आता है 33वां क्वेश्चन कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसमें जो स्तर हैं वो हैं 3 स्तर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है 34वां कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 746 वाट। फिर आपका जो 35वां क्वेश्चन है उसमें आपका मैथ का है और ये बहुत इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2.35। फिर इसके बाद में जो 36वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 40%। फिर इसके बाद में पूछा गया है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो आप जब इन सभी अभाज्य संख्याओं को पहले लिखेंगे, फिर उसका जब औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, जिसे हम मीन कहते हैं, तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 70.2। फिर इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है, उसमें ये आपको जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2.35। फिर इसके बाद में आपसे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कार में कौन सा एसिड पड़ता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ता है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो 7/8 है ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद आता है हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि खाक में मिलना जो होता है ये होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी बर्बाद हो जाना, खाक में मिल जाना। फिर इसके बाद में आता है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है, यानी अनिल जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा पवन। फिर गुप्त का विलोम शब्द, यानी गुप्त है कोई चीज़ तो इसका अगर हम उल्टे की बात करेंगे तो वो होगा प्रकट। फिर आता है 44 नंबर पे क्वेश्चन कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सद्भावना को जब हम अलग करेंगे तो क्या बनकर आएगा। तो ये जो अलग होगा तो वो होगा सत प्लस भावना, ये मिलके बनता है सद्भावना। फिर इसके बाद में पूछा गया है श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है। तो श्वेत में तो सफ़ेद होता है, जब हम जानते हैं श्वेत में सफ़ेद होता है, तो ये दो ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे जहाँ सफ़ेद नहीं है। अब सफ़ेद और मनमाना होगा या सफ़ेद और पसीना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सफ़ेद और पसीना। अब जो 46 नंबर से क्वेश्चन है इसमें आपको इंग्लिश 46 से 47 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में पूछे गए हैं। तो ये पैसेज होगा। तो पैसेज पे आप जब आए तो सबसे पहले पैसेज मत पढ़िए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश में पैसेज है तो जो पैसेज के जो क्वेश्चन है आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप ऐसे हिंदी में भी पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर पढ़िए। फिर उसके बाद में आपको जो की पॉइंट होगी उसको उससे फिर से आप पैसेज पे जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इससे आपके टाइम बचेगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो जब आपको की पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, फिर आप जब पैसेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो एलिजाबेथ थी वो अस्थमा से सफरिंग थी, यानी उसे क्या था, अस्थमा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 47 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, यानी उसकी जो नई पड़ोसन थी वो कहाँ रहती थी। तो आप जब पैसेज में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा डाउन स्टेट्स। फिर इसके बाद में आता है 48 नंबर पे क्वेश्चन कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स
आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एक्टिनर। इसकी स्पेलिंग ये रहेगी, ये सही हो जाएगा। फिर और ये आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है ये आप थोड़े से देख कर जाइए, कुछ पूछ लिए जाते हैं। फिर 49 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल। तो एक्साइल का जो करेक्ट सिनोनिम होगा यानी समानार्थी, तो वो क्या होगा? तो 49 का जो सही आंसर है वो होगा बेनिशमेंट। फिर इसके बाद में आता है एंटीनम। चूज द करेक्ट एंटीनम, म्योरन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉय, यानी इसका अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो 51 में आपको पूछा गया है कि दो कथनों को पढ़ें। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला जो आपसे बताया गया है, पहले पे दिया गया है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। फिर दूसरे पे आपको दिया गया है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई है। तो अब जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है, ये तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये ऑप्शन ए पे दिया गया है कि कथन दो कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है। ये जो कथन दो है ये कारण है और ये प्रभाव है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर बताया गया है कि दोनों कथन ए और दो किसी समान कारण के प्रभाव हैं, तो ये भी गलत है। फिर कथन ए कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, तो इसका जो सही आंसर है वो यही होगा, कथन ए कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, क्योंकि कथन दो कारण नहीं हो सकता, कथन दो है इसका प्रभाव है, कथन एक कारण है। फिर आता है आपका 52 नंबर पे क्वेश्चन, ये भी मैथ से रिलेटेड है। 60 और 10 यानी ये घड़ी की सुई 6:10 ऐसे समझ सकते हैं, पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्शन का है एक हिसाब से सवाल का ये जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 125 डिग्री। ये कोण जो है ऐसे बनेगा, 125 डिग्री बनेगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, यानी जो अल्फ़ाबेट ए है इसको 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, यानी ऐसे करके, और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। तो मोबाइल के लिए कोड खोजें, यानी जो अल्फ़ाबेट है 1 से 26 तक होते हैं, टोटल ए से जेड होते हैं, 1 से 26 होते हैं, लेकिन अगर हम ए टू जेड जाएँ तो ए टू जेड होता है, उसको उलट कर बताया गया है इसमें। तो अब मोबाइल के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें दिखेगा सही आंसर जो आपका होगा वो होगा ये वाला। आप इसको सॉल्व करें कॉपी पे तो ये वाला आंसर एकदम सही होगा। फिर पूछा गया है कि द अनामलाई रीड टेल नाम के डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो बताइए आपको क्या लगता है? इसका जो सही आंसर है वो है केरल। फिर इसके बाद में पूछा गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी है। इसमें पूछा गया है कि गोपी ने विवेक से कहा, क्या कहा? ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कहा। तो ये कहा गया है कि वो व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती भाई का पिता है, यानी अब उससे मेरा क्या रिश्ता है। गोपी का उन्हें क्या कहेगी, गोपी जो है उसको क्या कहेगी, नाना कहेगी, मामा कहेगी या पिता कहेगी या इनमें से कोई नहीं।
तो वो व्यक्ति, यानी आप खुद के ऊपर रख के देखिए कि वो व्यक्ति, अब आप अपने आप को गोपी मानिए कि मैं गोपी हूँ, तो वो जो व्यक्ति है वो मेरी माँ, अब मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता यानी नाना होगा। सिंपल से आपको पता चल जाएगा। तो ये होगा, इसका आंसर होगा नाना। आंसर नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे ऑड वन आउट, विषम को चुनिए। तो यहाँ आपको दिया गया है 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो इसमें अब आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है 17, 13, 33 या 23। तो इसमें आप अगर इससे ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे क्या लग रहे हैं आपको, विषम लग रहे हैं। लेकिन एक जो है वो सम है, यानी विषम क्या है कि ये सिर्फ खुद अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ खुद से स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी। लेकिन 33 ऐसी संख्या है जो 3 से 11 बार कट जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता जागरूकता। फिर 58 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए, यानी जो औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या हो गया है। इस टाइम बहुत से नाम बदले गए हैं और अभी और आगे बदलने जाने की प्रक्रिया में भी हैं बहुत सारे नाम। तो जो औरंगाबाद है, जो ये भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो नए नाम जो बदले गए हैं उनको भी ध्यान से देख कर जाइए। जो औरंगाबाद है उसका नया नाम जो हो गया है वो है संभाजी नगर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूके। आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया है यूके को, चीन को नहीं, न रूस को, न यूए को। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है कि INS तरकश में लाल सागर में, यहाँ पे आपको बताना है कि नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो कौन है, कौन सा देश यहाँ पे है। तो सूडान है, फ्रांस है, जापान है, ओमान है, कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सूडान। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो ये कौन है, कौन सी कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। टाटा ने कौन सी तैरती हुई सौर ऊर्जा की परियोजना की शुरुआत कौन सी की है, ये किस राज्य में है। तो ये जो राज्य है ये है केरल। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि जो भारत के जो साथ सीमा साझा करते हैं वो टोटल कितने देश हैं। तो आप यहाँ एक ट्रिक लिख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक है
कि आप ऐसे लिखिए बचपन, जैसे किसी का सपना होता है कुछ करने का, तो आप ऐसे याद करिए कि बचपन से मेरा सपना एमबीए का था, तो आप यहाँ पे लिखिए बचपन, बचपन। फिर लिखिए एमबीए, एमबीए इंग्लिश में लिखिए और उसको हिंदी में लिखिए एमबीए। ये ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ऐसे याद कर लेंगे। तो ये 7 जो हैं देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 पे जो बचपन है, बचपन में आप यहाँ पे लिखिए बांग्लादेश, बचपन से बा का यहाँ पे लिखिए बांग्लादेश। फिर इसके बाद में बांग्लादेश और चा से आएगा आपका चीन। फिर उसके बाद में आएगा पा से पाकिस्तान। फिर इसके बाद में ना से आएगा नेपाल। और इसके बाद आएगा एम पे आएगा म्यांमार। म्यांमार आप यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पर एम जो है इंग्लिश का लीजिए, लेकिन लिखिए म्यांमार हिंदी में, या ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन सब का इंग्लिश में लिखेंगे जैसे चा है तो CH, तो ये फिर अलग हो जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्ट याद करिए, पा से पाकिस्तान और बा फिर ये करके तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ MBA, तो बी से क्या होता है, बी से होगा भूटान, यहाँ पे लिखिए बी फॉर भूटान। फिर ए फॉर अफ़गानिस्तान। ये टोटल 7 जो हैं कंट्री हैं, जिससे जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान होगा, अफ़गानिस्तान पूरा नहीं आएगा, समझ जाइए ये अफ़गानिस्तान है, सारा चला गया। तो आप मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने जो ट्रिक लिखा उसमें आपने सबसे पहले बांग्लादेश लिखा, तो बांग्लादेश जो है ये सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन हमारा यही है। और जो सबसे कम सीमा साझा करता है वो है, सबसे लास्ट में क्या आया था, ए यानी अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 65 नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो होगा जेरूसलेम, ये इजराइल की राजधानी है। फिर इसके बाद में पूछा गया है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो है लगभग 4 लाख, यहाँ पे लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, ये डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। इसके बाद में क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इसरो के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या होता है, भारतीय वायुसेना दिवस। फिर इसके बाद में आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तो वो होगा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कूर्ग। फिर इसके बाद में पूछा गया है कि कला मथुरा से स्टेलिंग की पारंपरिक कला है, कौन सी कला है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांची। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। यहाँ पे 29वां राज्य दिया गया है,
लेकिन ये जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था ये तब की बात है। लेकिन जब 373 हट गया, 377 सॉरी, 73 नहीं 77, तो जब वहाँ ये हटा फिर वो एक केंद्र शासित राज्य बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जो केंद्र शासित राज्य है वो टोटल 8 हो गए हैं, लेकिन ये 29 राज्य अब नहीं है, अब टोटल 28 राज्य हैं। यहाँ से जम्मू और कश्मीर हट गया है। तो ये जब नहीं हटा था ये तब क्वेश्चन बना था, इसलिए यहाँ पे 29वां राज्य पूछा गया है। तो 29वां ना होकर के ये 28वां राज्य है। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है हमारा तेलंगाना। ये 2014 में बना है। सॉरी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। फिर जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डॉट डॉट को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो ये क्या है? कौन सी चीज़ें हैं? दृश्यमान प्रकाश है या पराबैंगनी विकिरण है या अवरक्त विकिरण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त विकिरण। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वॉलीबॉल जो है ना अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है, ना इंडोनेशिया का और ना ही नेपाल का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा महात्मा गांधी। बहुत सारे लोगों को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है, ये नहीं है। बोर्ड ने महात्मा गांधी को ही माना है। फिर आ गया पैराग्राफ वाला। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़िए, पैराग्राफ को बाद में पढ़िए। जो आपको की पॉइंट मिले फिर उससे आप जाइए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। इसमें पूछा गया है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से एक लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यानी और सारे कारण जो हैं उचित है, लेकिन एक कारण उचित नहीं है। तो यहाँ पे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता ये तो कारण है, और नशा करने वाले साथियों की संगत ये भी कारण मिलेगा आपको, और परिवार के धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना ये भी कारण है। लेकिन जो कारण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना। फिर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसमें पूछा गया है कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? ये आपकी दृष्टि में, ये नहीं पूछ रहा है कि आप अपनी दृष्टि में, जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना दृष्टि बनाना है। ये नहीं आप अपने मन से कुछ भी आंसर दीजिए, ये आपकी दृष्टि भले ही लिखा है, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बच्चों के माँ बाप। यहाँ ना राज्य सरकार है, ना बच्चों के मित्र है, ना राज्य पुलिस, ये कोई दोषी नहीं है। और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो ज़्यादा दोषी हैं। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कि भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो सबसे प्रबल कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो और बाकी ऑप्शन है ये नहीं सही है, गलत हो जाएगा ये सारी चीज़ें। कि पुलिस कुछ नहीं करती है ये कारण तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये सारे नहीं होंगे। तो जो
फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 79 का ऑप्शन नंबर। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके यहाँ से है। ये जो 4 है ये ऑप्शन है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं, ऐसे करके पूछा जाता है जो। तो इसमें जो होंगे वो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ये भी है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, तो ये स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं होगा बल्कि मानसिक संतुलन खो देना, ये भी है। चोरी करने की आदत भी होना और ये भी होना, ये आपको सब पैराग्राफ में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप इसको तसल्ली से पूरा पढ़िए और आंसर दीजिए। अभी मैं सिर्फ जो आंसर है उसी को मार्क कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी तो उसमें आपको मार्क नहीं करूँगी। फिर क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है आपसे कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। तो यहाँ पे आपसे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको क्या लगता है। तो आंसर जो 80 का होगा वो होगा यहाँ पे शारीरिक अक्षमता भी है, और पागलपन और सुस्ती भी है, और HIV और एड्स भी है, और मानसिक असंतुलन भी है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी ये सभी सही होंगे। फिर 81 से 85 फिर आपको पैराग्राफ दिया गया है। फिर इसको पढ़कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद पैराग्राफ पे जाइए और उसको हल करिए। तो इसमें भी मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अशुद्ध है, यानी क्या चीज़ गलत है। तो पैराग्राफ में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध है यानी ये सारी अशुद्ध हैं, सिर्फ ये शुद्ध है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये शुद्ध है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन जो असत्य है यानी जो अशुद्ध है वही पूछा गया है, तो वो दो को छोड़कर और बाकी सारे हो जाएंगे। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो ज़मीन या सोना खरीदना, या सेविंग बैंक खाते में रखा धन, या म्यूचुअल फंड और SIP, या कमोडिटीज़ और शेयर की खरीद बेच। तो जो 82 का आंसर होगा वो होगा सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये उदाहरण नहीं है किसका, निवेश का। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो आंसर है ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, बस इसीलिए ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा जाता है। तो जो 83 होगा इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, और पहले के साथ साथ ये दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी सही होगा, यानी पहला और चौथा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि रमेश ने 5,000 रुपये की शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 84 का ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद में फिर कहा गया कि रमेश की ये बचत जोखिम वाली है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा जिसमें है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, और यहाँ पर भी पहला है तो ये भी गलत हो जाएगा, और जब दूसरा भी गलत है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब बचा तीसरा, शेयर खरीदना बचत है, तो ये भी सही नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन में है ही नहीं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बिल्कुल सही सही हो जाएगा कि शेयर खरीदना निवेश है। फिर आता है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो जो निवेश का उदाहरण नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने के गहना खरीदना। नहीं, निवेश का ये उदाहरण है, सॉरी नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये पूछा गया है कि निवेश का उदाहरण क्या है। तो निवेश का उदाहरण होगा सोने के गहने खरीदना। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये दिया गया है कि ग्राफ लाइन है, रेखा आरेख का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ग्राफ, और क्वेश्चन पूछा यहाँ से गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 86 का हो जाएगा। सही आंसर वो होगा 1.7%। फिर पूछा गया है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो छात्रों की संख्या कितनी थी टोटल 2014 में जब छात्र पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 87 का वो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर होगा ये वाला 3150। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, गिरावट या अधिकतम हुई है। यानी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है या गिरावट हुई है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हुई, सबसे अधिक हुई है। यानी पिछले वर्ष और की तुलना अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जब हम तुलना करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो 2000 यहाँ पे आप देखेंगे 2012 में सबसे ज़्यादा गिरावट और वृद्धि हुई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जब दोनों को आप प्रतिशत निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 93.75%। फिर पूछा गया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि कितना है अनुपात, जो छोड़ने वाले हैं और जो स्कूल में शामिल हुए हैं, तो जब आप अनुपात इसका निकालेंगे तो जो आंसर नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे गए हैं ग्राफ से रिलेटेड, और ऐसे करके कुछ सेव दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 91 से जो 95 है ये दंड आलेख है, यानी बार ग्राफ से बना हुआ है और फिर उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। यहाँ पे जो विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन जो है लाख में दिया हुआ है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये लाख है। 2001, 2002, 2003 ये सन नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 91 है, इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23% आएगा। फिर पूछा गया है कि 2005 और 2006 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादक के ठीक बराबर था। यानी अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा ठीक बराबर होगा,
92 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2002 और 2007 में ठीक बराबर है। क्या पूछा गया है इसमें? 2005 और 2006 का औसत, यानी औसत 2005 और 6 का जब औसत निकालेंगे तो जितना आएगा उतना ही औसत 2002 और 2007 के औसत में भी आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 93 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा, 4 अधिक है। फिर पूछा गया है कि 2001 की तुलना में 2018 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। यानी 2001 की तुलना और 2018 की तुलना यहाँ पे जब करेंगे, प्रतिशत कितने, अनुमान मतलब अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो 94 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 183.33%। आगे और भी आएगा लेकिन हम सिर्फ 2 अंक ही लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि करते जाएंगे तो 333 आता रहेगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है 95 नंबर पे कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। यानी अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई। 95 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2002। फिर यहाँ 96 से 100 तक क्वेश्चन यहाँ पे ये जो दिया गया है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारी का प्रतिशत भी दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ ये कंपनी ABCD है और B और ये कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या, और ये लेखा अकाउंट अनुसंधान है, ये पुरुषों की संख्या है, ये महिलाएं हैं। यहाँ पे जो अनुसंधान है उनमें पुरुषों की संख्या और ये महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ परसेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। यहाँ जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 77। फिर 97 को नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारी से अनुपात कितना है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 97 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे जब देखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 208 से 208 अनुपात 115, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 98 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी कंपनियों यानी कंपनी डी को छोड़कर, यानी डी के अलावा सारी जो कंपनियां उसमें लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। ये लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले उनको छोड़िए और उनका छोड़ने के बाद उनका क्या करना है, मिलाना है कुल संख्या कितनी है। फिर जब संख्या कुल निकल आएगी दोनों की तो उसके बाद उसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना, यानी उसके फिर वो अंतर निकल आएगा। तो 98 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 138 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 99 का क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की
संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। यानी इन बी और सी में जो अनुपात है वहाँ महिलाओं की कर्मचारी संख्या, यहाँ पुरुषों की, जो यहाँ कंपनी सी जो है, बी जो है वहाँ की महिला कर्मचारी की संख्या, और जो अनुसंधान विभाग में उसमें पुरुष कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 35:11, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 334.29% हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा कि जो पेट यूपीएसएससी पेट 2022 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे कौन कौन से थे, 100 क्वेश्चन को पूरा जो ऑप्शनल आंसर की थी उसके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर आप पेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पेपर है इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भी जो पीडीएफ है उससे जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर देखिए आपके नंबर कितने आते हैं। फिर ऐसे कर करके और भी जो प्रीवियस ईयर हैं उनको सॉल्व कीजिए, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।